जो कि उन कंसेप्ट को भी बता पाए, ठीक है, जो कि उन कंसेप्ट को बता पाए। उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आया। अब समझो कि क्या नहीं बता पा रहे थे वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बताता है। पहले हम लोग नीड समझेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को देखेंगे। तो इसको जानने से पहले एक बार तुम समझो पहले वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें हमने देखा था बच्चे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये हमें पता है पिछली क्लास में। तो हाइड्रोजन का एक लोन पे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1। तो दो हाइड्रोजन एटम्स तुम्हारे मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एक तुम्हारा अगर ऐसा होगा तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया, ध्यान से सुनते रहना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं और मिक्स करके कुछ ऐसा बनाएंगे। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? तो ये कुछ ऐसा H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये किसका कंसेप्ट है, वीबीटी का। वीबीटी क्या बोलता है बच्चे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये है तुम्हारा वीबीटी का कंसेप्ट, वीबीटी का कंसेप्ट। जरा गौर से देखना, जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है ना बच्चा, वैलेंस बॉन्ड थियरी वो केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे बात करता है, वो मॉलिक्यूल्स पे बात नहीं करता है। एमओटी क्या बोलता है, अब एमओटी क्या बोलता है, एक बार ध्यान से सुनो, क्या कि वही हाइड्रोजन के तुम्हारे दो, जो तुम्हारा था एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया है तो दो मोलिकुलर ऑर्बिट बनेगा, और यहां से तुम्हारा ये दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और यहां से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी मॉलिक्यूल्स पे डील करता है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे डील करता है वो होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये चीज बात है। अब आ जाओ कुछ लिमिटेशंस को हम लोग लिखेंगे, क्या कि जो वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, तो ये लिख लो, बोर्ड में आ भी सकता है तो आपको समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट कि वैलेंस बॉन्ड थियरी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बात ही नहीं करता है, वो केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। तो ये लिख लो कि वैलेंस बॉन्ड थियरी डजंट टॉक अबाउट, डजंट टॉक अबाउट मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में बात नहीं करता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। पहला पॉइंट। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थियरी से हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ से मैग्नेटिक नेचर भी तुम्हारा नहीं हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके मदद से, वीबीटी की मदद से। जैसे वीबीटी बोलता है कि O2 इज डायामैग्नेटिक, इससे तुम्हारा आ जाएगा, निकलता है कुछ हद तक। वो बोलता है वीबीटी से कि O2 इज डायामैग्नेटिक, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में, एमओटी में, कि जो O2 होता है पैरामैग्नेटिक होता है। और ये तुम्हारा बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है बच्चों, अभी आवाज आ रही है ना? तो O2 क्या है तुम्हारा, डायमैग्नेटिक है, ये तुम्हारा आता है VBT से, लेकिन अगर हम देखेंगे MOT में एक्चुअली में कि O2 जो है पैरामैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक नेचर भी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं VBT से। इसीलिए हमें एक ऐसा थियरी का जरूरत था जहां से कि हम ये पता लगा पाए कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। एक चीज तो तुम्हारा ये हो गया। तीसरा, VBT से हमें ये नहीं मालूम चल पाता है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं मालूम चल पाता, जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि H2 प्लस H2 माइनस, तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो ये VBT नहीं बता पाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम्हारा स्टेबिलिटी बता ही नहीं पाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल। तो ये हमें एक नए थियरी से मालूम चलता है, जो कि MOT में हम लोग देखेंगे कि निकाल सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा होगा। कैसे होता है, बने रहो, मैं बताऊंगा और मैं सिखाऊंगा भी। एक चीज ये, चौथा पॉइंट एक और है, बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। VBT में तुमने क्या देखा था कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा MOT में कि 1.5 बॉन्ड भी बनता है, 2.5 बॉन्ड भी बनता है, आधा बॉन्ड भी बनता है। समझ रहे हो, यानी कि फ्रैक्शनल बॉन्ड्स को VBT नहीं बता पाता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड्स को VBT नहीं बता पाता है, लेकिन MOT उसको भी बता देता है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड जहां बनता है उसको भी MOT बता देता है। तो ये चीजों को ध्यान रखना, ये चीजों को ध्यान रखना। VBT में ये सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए हमें एक नया थियरी का जरूरत पड़ा। और वो सारा चीजें जो है ना, स्टेबिलिटी हुआ, मैग्नेटिक नेचर हुआ, बॉन्ड ऑर्डर हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर हुआ, ये सारा हम लोग किससे निकाल लेते हैं, MOT से। तो हम लोग नया थियरी पढ़ रहे हैं। चैट बॉक्स ऑन, एक बार फटाफट बताओ यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम है, यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है ना? अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो अब और ध्यान से सुनो। स्टेबिलिटी वाला बताया नहीं, बस मैंने ये बोला कि जैसे H2 है, H2 प्लस H2 माइनस, इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये तुम लोग पागल वागल हो। निशा बोल रही मैग्नेटिक नेचर कैसे पता करेंगे, रुको भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, बस मैं पढ़ा थोड़ी दिया। थोड़ा सा आप लोग ना, जब पढ़ते हो ना तो ध्यान से सुना करो। मैं जनरली 5 बार एक चीजों को बोलता हूँ, उसके बाद भी तुम लोग बोलोगे रिपीट करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। क्यों? क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है। हम एक ही पेज को बार बार रिपीट करते रह जाएंगे, तो अपने आप आंख को, कान को और उसके साथ साथ दिमाग को, तीनों चीजों को खोल के रखिए और ध्यान से सीखिए। हम बेसिक सा चीज बोले कि 4-5 चीज VBT में, वैलेंस बॉन्ड थियरी में नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हमें एक नया थियरी का जरूरत पड़ा, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में फुलफिल होता है। पहला चीज कि VBT एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बात नहीं करता है। दूसरा चीज, मैग्नेटिक नेचर हम लोग VBT से नहीं निकाल पाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक। अब ये होता क्या है, इंतजार करो, थम, आगे बताएंगे। स्टेबिलिटी नहीं बता पाता है, हम लोग ये निकालना चाहे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, VBT नहीं बताएगा। ये MOT से मालूम चल जाता है। और तीसरा, VBT केवल बोलता है तुम्हारा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड्स को नहीं बता पाता। फ्रैक्शनल मतलब 1.5 बॉन्ड भी होता है, आधा बॉन्ड भी होता है, 2.5 बॉन्ड भी होता है, ये VBT नहीं बता पाता है। तो ये मालूम चलेगा हमें कहाँ से, ये मालूम चलता है हमें MOT से। तो अब कैसे मालूम चलता है, गौर से आओ और देखो। कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ मेन पॉइंट्स है किस चीज के, MOT के। अब साथ साथ में 4-5 पॉइंट है, उसको लिख लो। 4-5 पॉइंट है, उसको लिख लो। क्या? पहला पॉइंट बहुत आसान है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स से एटम्स के बारे में पता चलता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से एटम्स के बारे में पता चलेगा। तो उसी तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल्स से किसके बारे में पता चल जाएगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स से मोलिक्यूल्स के बारे में पता चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम्स के बारे में बताएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, जैसे कि मान लो है तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, जो हम लोग देखे थे हाइब्रिडाइजेशन में, 1s 2s 2p 3s। यार SPDF याद है क्या, हमने वहां पे देखा था, जैसे कि ये था डब्बा, P के लिए 3 आता है, S के लिए 1 आता है। तो कुछ इस तरह से हमने देखा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p 3s 4s 5s, इस तरह से चलता है। लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, ध्यान दो, अब यहां से चालू हो गया है मोटी। मोलिकुलर ऑर्बिटल में तुम्हारा आता है सिग्मा, पाई, डेल्टा, कुछ इस तरह से चलता है। लेकिन डेल्टा और उससे आगे हमारे सिलेबस में नहीं है, आपका काम सिग्मा और पाई से हो जाएगा। मतलब हम देखेंगे आगे, सिग्मा और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में आएंगे। जैसे इसमें तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s 2s 2p 3s होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा होगा, पाई होगा, यही होगा आप लोगों को। तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ना, उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। जितने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। सर कैसे, लिख के बताओ, तो लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे 1s था ना, देखा था मैंने हाइड्रोजन में ना, 1s प्लस 1s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन होगा, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का ही फॉर्मेशन होगा। मैंने बस इतना सा बात बोला कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से समझने जाना, ये बेस बना रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। केवल दो फॉर्मूला याद कर लोगे ना, तो एमओटी समझ में आ जाता है। लेकिन कहानी केवल दो फॉर्मूला तक नहीं है, हम उसके पहले का कहानी तुमको बता रहे हैं। सीख लो, समझ लो, इसके बाद कभी जिंदगी में और जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया बात। अगर इतना बात समझ में आता है तो फिर चौथा पॉइंट पे आओ। चौथा पॉइंट पे, आप सब लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, वेव नेचर के, जिसको कि श्रोडिंगर साहब ने जाई से रिप्रेजेंट किया था। किससे, जाई से। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वेव नेचर के। अब थोड़ा सा हम फिजिक्स से कनेक्ट करेंगे, अभी हल्का सा आपको फिजिक्स से कनेक्ट करेंगे, और अभी फिजिक्स में आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे, तो ध्यान से सुन लो। इंटरफेरेंस की बातें चलेंगी, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी केवल याद रखना, ठीक है, अभी केवल याद रखना और समझ लेना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तुम्हारा वेव नेचर, जिसको कि हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने तुमको ये बोला था कि दो तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे 1s हाइड्रोजन में, ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो तुम्हारे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि वेव था, तो मैंने इसको बोल दिया ये जाई 1 है और ये जाई 2, जाई 1 और जाई 2। अब एक चीज आ जाओ, फिजिक्स वाला कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट एक अलग है। हम बताने की गुस्ताखी कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तभी तुमको थोड़ा सा आगे का कंटेक्स्ट समझ में आएगा। सुन लो कि मान लो तुम्हारे पास दो वेव्स है, एक वेव ये है और एक वेव ये है। जब मैंने पॉजिटिव डाला है ना, मतलब दो तरह का इंटरफेरेंस होता है। आप पढ़े होंगे कभी या सुने होंगे कभी ना कभी, इंटरफेरेंस। वेव्स आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं दो तरीकों से। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वेव्स आपस में आके जुड़ जाएंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वेव्स आपस में आएंगे, टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो प्लस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव है, जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो ये वेव का साइज बड़ा हो जाएगा, वेव का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर ये दो वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है,
तो यहां से तुम्हारे वेव्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं हम इसको बोलेंगे ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर यहां तक बात समझ में आता है तो फिर मैंने क्या बोला कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, आपको काम का याद करना है क्या चीज, इससे तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वहां से बॉन्डिंग होगा। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, वहां से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रखना। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगा, और जो स्टेबल होगा वहां पे एनर्जी कम होगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर यहां तक बात समझ में आता है, ये जो पॉइंट मैंने बताया, तो अब ऊपर पे तरफ आ जाओ। ये देख रहे हो क्या, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है, Zi1 Zi2 दो इलेक्ट्रॉन्स मिक्स कर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। एक को मैंने ऊपर लिखा और एक को नीचे लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? जो ऊपर लिखा है मैंने, उसकी एनर्जी ज्यादा हो, ये एनर्जी ज्यादा है, और ये जो नीचे लिखा है उसका एनर्जी कम है। जिसका एनर्जी कम है यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इतना तक बात समझ में आता है। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो ये स्टेबल होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। ये चौथा पॉइंट। पांचवा बहुत आसान है, पांचवा में ज्यादा नहीं है कुछ खास। पांचवा क्या बोलता है बच्चे, कि जो तुम्हारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं ना, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो एक ही जैसे एनर्जी के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। ये नहीं होगा कि एक एस का हो रहा है और एक पी का हो रहा है। नियरली जिसका सेम एनर्जी आएगा वही कंबाइन करेगा, बस और कुछ नहीं। क्या? कि कंबाइनिंग molecular orbitals must have same or nearly same energy, nearly have same energy and same shape। तो एक जैसा शेप और एक जैसा एनर्जी होगा। जैसे कि एस एस में इंटरमिक्सिंग होगा, पीएक्स पीएक्स में इंटरमिक्सिंग होगा, पीवाई पीवाई में इंटरमिक्सिंग होगा। किसी का किसी से नहीं हो जाता है, किसी का किसी से भी नहीं हो सकता है। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? चैट बॉक्स एक बार मैंने ओपन करके रखा हुआ है, बताओ फटाफट। तो ये चारों पांचों पॉइंट्स को आप लोग को याद रखना है, तभी यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चारों पांचों पॉइंट को याद रखना है, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट बता दो। ठीक है, अगर अभी तक बात समझ में आ रही है, पिछला स्लाइड ना निकिता देख लो। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, तो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन भी दिखा दें कि डायरेक्टली हम फॉर्मूला पे आ जाए। कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, सर ये पीएसआई वाला कंसेप्ट पेपर में आता है, पेपर में आता होगा तभी तो बता रहे हैं बच्चे ना, पेपर में आता होगा तभी बता देते, ऐसा तो नहीं बताएंगे। अब सुनो, ये है पीछे वाला स्लाइड, ये है पीछे वाला स्लाइड, देख लो। ये पीछे का, ये पीछे का, ये पीछे का। चलो, अब इसके बाद आते हैं हम लोग। अब वो जो कंसेप्ट है ना, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। जैसे सिग्मा और पाई का फॉर्मेशन था, सिग्मा पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को मैं दिखाना चाहता था। इसमें से एक सिग्मा दिखा दे रहा हूँ, पाई को दिखाऊंगा बाद में। क्यों? क्योंकि आप लोग ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग उसके बाद फिर हो जाओगे कंफ्यूज। फिर मैं जब बता दूंगा ना, लास्ट में मेरे को याद दिलाना। सारे बच्चे लोग जो भी है ना यहाँ पे, जितने भी बच्चा पार्टी है, ध्यान रखिएगा, बोलना कि सर आपने बोला था सिग्मा और पाई का ऑर्बिटल्स को दिखाओ, एक बार दिखा दो। लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, तब समझ में आ जाएगा। केवल एक सिग्मा को देख लो ताकि मैं आपको आइडिया लग जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। फॉर्मेशन कैसा था सिग्मा और पाई का?
सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरफेरेंस से। एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरफेरेंस से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि मान लो 1s था, तो ये 1s, ये 1s, जब ये इंटरफेयर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये सिग्मा 1s का फॉर्मेशन। जैसे ही मैंने लिखा ना प्लस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव होगा मतलब ऐड कर जाएंगे, ऐड करेगा तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। दो तरह के हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग का बनता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कि तुम्हारा ये प्लस माइनस, ये तुम्हारा 1s माइनस 1s। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चे, तो केवल यहाँ पे एक ऐसा लोब और एक ऐसा लोब बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे ये मैंने बनाया है नोडल प्लेन। क्या बनाया है बच्चे? तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब तुम्हारा 1s का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये वन नोडल प्लेन मिलता है। अब बच्चे जैसे ही नाम सुनेंगे ना, ये नोडल प्लेन क्या है, सुन लो ध्यान से। नोडल प्लेन क्या होता है? वो एरिया, वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। वो एरिया जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उसको नोडल प्लेन बोला जाता है। और जहां पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या होता है? द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। वैसा तुम्हारा जगह, वैसा स्पेस जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो ऑर्बिटल होता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी 1s का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा स्टार 1s बनेगा। अब ये देखो दो कंसेप्ट लाए हैं, तभी फार्मूला को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ध्यान से देख लो, जैसे ही तुम्हारा सिग्मा 1s सिग्मा 2s कुछ बिना स्टार का लिखा रहेगा, मतलब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जैसे ही स्टार आया, जैसे ही स्टार आया मतलब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका एनर्जी ज्यादा होगा। इतना बात समझ लेना, इतना बात समझ में आ जाए। अगर इतना बात समझ में आता है तो अब आ गया वो घड़ी जिसके लिए कि आप लोग कब से बैठ के इंतजार कर रहे थे। क्या? कि हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोला मैंने? ये क्या बोला मैंने? जैसे कि जरा गौर से देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो और पीरियोडिक टेबल दोनों में मैंने क्या रहा है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, मैं बोलूं कि इसका लिख दो बच्चे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फटाफट तुम लिख दोगे कि सर 1s2 2s2 2p4, लीजिए जी हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि O2 मॉलिक्यूल है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? O2 में क्या है तुम्हारे पास? 16 इलेक्ट्रॉन। तो आप बैठ के रो दोगे सर O2 मॉलिक्यूल का तो आपने सिखाया ही नहीं। चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है। मैं अगर तुम्हें एटम का पूछूं तो आपको एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है बच्चे, लेकिन आप लोगों को अभी तक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है। इतना बात समझ में आ रहा है? जैसे O2 मॉलिक्यूल का अगर मैं पूछ दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो वो आपको लिखने नहीं आता है। वही चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एमओटी में, कि मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है क्या? मैं बस इसीलिए चैट बॉक्स ओपन किया हूं कि आपको बता दूं कि आप अप्रिशिएट करो कि एमओटी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। ठीक है, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुमने लिखना सीख लिया है, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुमने लिखना पहले सीख लिया है, अब मॉलिक्यूल्स का सीखो। अब कैसे होगा तो अब देखते हैं। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। देखो, ये जानने से पहले कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है तो याद रखना, जो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पढ़े थे ना रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो यहाँ भी वैलिड होता है कुछ कुछ, वो यहाँ भी वैलिड होता है कुछ कुछ। क्या होता है वो? तो ध्यान से सुनो। पहला,
वहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, हमने अफबाउ प्रिंसिपल बताया था। तो जो अफबाउ प्रिंसिपल का वहां पे था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में सजाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स में भी वैलिड है। जहां मैं टिक कर रहा हूं मतलब वो यहाँ पे भी वैलिड होगा मॉलिक्यूल्स के लिए। दूसरा, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लागू होता है वो मॉलिक्यूल्स में भी लागू होता है। तीसरा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो हुन्स रूल कहता है वहां पे, वो यहाँ पे भी लागू होता है। और चौथा हमने वहां पे देखा था एन प्लस एल रूल, याद करो वो दिन जो मैंने बताया था, एन प्लस एल रूल एनर्जी निकालने के लिए। वो क्वांटम नंबर का था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो एटम्स पे लागू होता है, मॉलिक्यूल्स पे लागू नहीं होता है। तो मैंने इसको काट दिया है, ध्यान रखना, काटा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स पे एन प्लस एल रूल लागू नहीं होता। और पांचवा पॉइंट याद रखोगे तुम लोग कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। जो भी हम लोग एमओटी से निकालेंगे ये सारे एक्सपेरिमेंटल है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब आ जाओ फॉर्मूला में। क्या फॉर्मूला है? तो दो फॉर्मूला होगा, एक होगा तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और 14 से ज्यादा यानी कि 15 और 20 के लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। तो ये पहला फॉर्मूला है, याद करो, पहला फॉर्मूला कि अगर लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके लिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये फॉर्मूला को याद करो। फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर को याद रखना है। मेरे साथ साथ अभी का अभी याद होना चाहिए, क्यों? सारा चीज यहीं से है, इसी फॉर्मूला से हम लोग सारा सारा चीज करेंगे। फटाफट लिखो, क्या फॉर्मूला सर? सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस। देखना ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये। फिर आता है सिग्मा टू एस, फिर आएगा सिग्मा स्टार टू एस, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस। फिर आएगा पाई बॉन्ड के लिए, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। ये दोनों का एनर्जी बराबर होगा, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। फिर आएगा सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा, ये जेड ना मेरा लिखने का तरीका है, आप लोग अपने हिसाब से लिखना, सिग्मा टू पी जेड। फिर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आता है एनर्जी में, पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। और फिर होगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। देखिए ना जो मैंने लिखा है यहाँ पे ना, हर का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। जरा गौर से देखो, सिग्मा वन एस बॉन्डिंग, तो उसका एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार वन एस। सिग्मा टू एस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी आएगा सिग्मा स्टार। पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उसके लिए एंटी बॉन्डिंग यहाँ आया है। सिग्मा टू पी जेड, तो उसका एंटी बॉन्डिंग ये है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, सबसे छोटा सिग्मा वन एस, फिर सिग्मा स्टार वन एस, फिर सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस। फिर एनर्जी आएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई दोनों का बराबर। फिर आएगा सिग्मा टू पी जेड का, फिर पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, फिर आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये ऑर्डर को याद रखना, ये किसके लिए है? 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 14 और उससे कम इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर यहां तक बात समझ में आता है तो अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। अगर यहां तक बात समझ में आ रहा है तो हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जस्ट गिव मी, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अब एग्जांपल को पहले समझ लो, मैं कर रहा हूं, मैं खुद से कर रहा हूं, केवल तुम देखो, केवल तुम देखो कितना सारा चीज करेंगे अभी हम। ये फॉर्मूला लिख लिए क्या आप लोग? पहले चैट वो करो, हैंड रेज करो फटाफट, हैंड रेज करके बताओ। फॉर्मूला लिख लिए ना? याद करते जाओ, बोलते जाओ बार बार, सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू एस, फॉर्मूला को बार बार बोलते जाओ, सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू है सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और सिग्मा स्टार टू पी जेड। यही ऑर्डर है, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है तुमको इसमें, ठीक है? आ जाओ, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल। अब पहले एग्जाम्पल देखो, फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछ दिया कि H2 का
एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक हाइड्रोजन में एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, काम खत्म। अब आगे है ही नहीं, तो तुमको फिर आगे लिखने का कोई जरूरत ही नहीं। सिग्मा 1s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल का। अगर मैं मान लो मैं फिर तुमसे पूछ दूं कि He2 का, हीलियम 2 का लिख के बताओ। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लो जी। अगर मैं तुमसे फिर पूछूं कि H2 प्लस का बताओ। H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s1। मान लो फिर मैं तुमसे पूछूं H2 माइनस का बताओ, यानी कि तुम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। अभी और खत्म नहीं हुआ है, मैं और कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और। क्या उससे पहले कुछ और है? एक फॉर्मूला आता है, ये पूरा फॉर्मूला का पेज रहेगा, इसको ध्यान से लिखना। क्या? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। ये ध्यान रखो, यहीं से सारा खेल होने वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है अपॉन 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। अगर ये आएगा ना, तुम सारा बना लोगे। जितने बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, जितने तुम्हारे और भी क्वेश्चन आएंगे, ये सारा का सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा चीज तुम्हारा हो जाएगा अगर बॉन्ड ऑर्डर तुमको ये निकालने आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक बार फिर से बता दीजिए, तो फिर से सुनो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको पहले काउंट कर लो, माइनस जितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है उसको अपॉन 2। ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल है मॉलिक्यूल में। तो आ जाओ पहले अब यहां से काउंट करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो तो। सिग्मा 1s2 है, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एंटी बॉन्डिंग, यानी कि स्टार लगा होगा। स्टार तो लगा ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। हीलियम 2 के लिए क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे है बॉन्डिंग में, तो 2, और 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो -2 अपॉन 2। तो 2 माइनस 2 होता है 0। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 0 आया ना, इसका मतलब हीलियम 2 जो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। H2 प्लस, H2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर देखो जरा। एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो 1 माइनस 0 एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं अपॉन 2। देख रहे हो क्या यहाँ पे फ्रैक्शनल बॉन्ड बन गया, हाफ है ना बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड्स, यानी कि H2 प्लस में आधा बॉन्ड होगा। ये VBT नहीं बता रहा था। H2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1 अपॉन 2। तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा आधा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आधा। इतना बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हो गया तरीका। अगर ये बात समझ में आ रहा है, अगर ये बात समझ में आता है, तो फिर अगला जो तरीका है हम लोगों का, अगला जो इसमें हम लोग चीज पढ़ेंगे वो है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी क्या बोलता है कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट एक और आता है, तीसरा कंसेप्ट एक और आता है मैग्नेटिक नेचर का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर बताइए, हम बोले थे कि इंतजार करो, लो तुम्हारे इंतजार की घड़ी समाप्त हो। मैग्नेटिक नेचर, 2 तरह के मैग्नेटिक नेचर्स पाए जाते हैं। एक होता है बच्चे डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, और दूसरा होता है पारामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक, याद रखना
पैरामैग्नेटिक होता है क्या बच्चे, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैगा, जैसे 2 लिखा हुआ है 1s2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक। सिग्मा 1s1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। ये एग्जाम में आता है किसी को प्रूफ करने के लिए, तो अभी ध्यान से सुन लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, तो वो पेयर्ड होगा, पेयर्ड। सर ऐसे होता क्या है, इसका डेफिनेशन तो सुन लो कि मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाए, जब मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगे तो पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने लगे, मतलब वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। और वो जो रिपेल करने लगते हैं, मतलब उस मॉलिक्यूल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ तो वो रिपल्सन पैदा करेगी, वो डायामैग्नेटिक होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर तुम उस मॉलिक्यूल को लेके जाओगे और वहां से अट्रैक्शन फील होगा, तो पैरामैग्नेटिक होता है। ये ध्यान रखना, ये भी हम लोग निकालते हैं, ये भी हम लोग निकालेंगे। तो आओ स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर दिख रहा है क्या, सिग्मा 1s2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। बेरिलियम 2, हीलियम 2, ये क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टर ही नहीं निकालेंगे। सिग्मा 1s1 दिख रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे भी देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये तो क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने का तरीका। अब आते हैं स्टेबिलिटी का। कोई तुमसे पूछ दे कि H2 प्लस और H2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, अगर हम तुमसे पूछे अगला क्वेश्चन क्या बच्चे कि स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी किसका, H2 प्लस और H2 माइनस। तो मैंने क्या बोला था, स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। देखो तो जरा, H2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, H2 प्लस का भी हाफ और H2 माइनस का भी हाफ। तो एक नोट लिखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर है बच्चे 1, इसका हाफ और इसका भी हाफ। तो एक नोट फटाफट लिख लो और इसको ध्यान रखना हमेशा। क्या है नोट, क्या है नोट, याद रखो कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, if bond order is equal, then stability is calculated by seeing which has less number of anti bonding electrons। क्या है बच्चे कि अगर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, जैसे देखो H2 प्लस और H2 माइनस दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, हाफ हाफ, तो जब भी अगर ऐसा कैसा है तो हम स्टेबिलिटी कहां से निकालते हैं कि किसमें कम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, देखो H2 प्लस में एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है और H2 माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए कम स्टेबल होगा, इसलिए कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2 सबसे ज्यादा, फिर H2 प्लस और फिर H2 माइनस, फिर H2 माइनस। यहां तक बात समझ में आता है क्या, चैट बॉक्स एक बार ओपन है, फटाफट बता दो, फिर उसके बाद हम और सारा एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट बता दो, फिर एग्जांपल और लेंगे। ऑलमोस्ट आ गया ना अंशिका, तो और आ जाएगा, अभी मैं और एग्जांपल लूंगा तो और समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल में और ले रहा हूँ, फिगर्स भी होती है मानसी, तो पहले ये समझेंगे तभी तो फिगर्स में आएंगे ना। स्क्रीन शो नहीं हो रही अंदर ही, तो आप एक बार रिफ्रेश करो खुद को। चलो ठीक है क्या, अब एक बार और आओ, अभी और आओ, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहा गया फॉर्मूला वाला पेज, एक फॉर्मूला और याद रखना है, किस चीज का बच्चे, बॉन्ड लेंथ का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही बॉन्ड लेंथ होगा कम, जितना कम होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। ध्यान,
बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर यहां तक बात समझ में आ गया तो आओ कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुमसे बोल दूं Li2 का, लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे। Li2 प्लस निकालते हैं और Li2 माइनस निकालते हैं, इन तीनों का निकालते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और Li2 माइनस में 7 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे आएगा? मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक चीज बताता हूँ, चुपचाप तुम पहले फॉर्मूला लिख दो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ तक, फिर भी लिख लो पाई 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। जितने बार लिखोगे तुम्हारा उतना बार और रिवीजन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को भरो, 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s, 2 2 4 2 6 हो गया। अब आ जाओ लिथियम प्लस 2 में 5 इलेक्ट्रॉन डालने, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4 हो गया, और सिग्मा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम 2 माइनस में क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4, सिग्मा 2s2 तो 6, और सिग्मा स्टार 2s1, अब हो जाएगा तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां तक समझ में आया तो अब बॉन्ड ऑर्डर भी निकालें। बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये सारा चीज सबके लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सारा निकालेंगे। तो आज बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बच्चे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में है तुम्हारा केवल 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 तो हो जाएगा तुम्हारा 1। यहाँ पे आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और एक 3, तो 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में है 2, 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? हाफ। लिथियम 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, जरा गौर से देखो और बताओ। 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में अपॉन 2, तो ये भी हो गया हाफ। मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दो फटाफट। देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है? 2 है ना, दिख रहा है क्या? जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है मतलब पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है मतलब अनपेयर्ड है, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, दिख रहा है क्या? तो ये भी क्या है? अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक। आ जाओ अब स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बोला था, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तुम्हारा लिथियम 2 का, तो Li2 सबसे ज्यादा, और ये दोनों का सेम हो गया हाफ हाफ। तो अब क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2, और यहाँ पे 2 और एक 3 है, इसमें ज्यादा है, मतलब Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल, फिर Li2 माइनस। बस इतना सा बात। फटाफट चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये अगर आएगा तब हम आगे वाला करेंगे। अब 15 से 20 वाला देखेंगे, ठीक है? ठीक है क्या? नोमन, हम रोज रोज एक ही जाके बोलते हैं कि हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत मत गाया करो। यहाँ हम आम पढ़ा रहे हैं, तुम कब से इमली इमली सर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बता दो। हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाया है ना नोमन, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो रिकॉर्ड लेक्चर अवेलेबल है, जाकर वॉच कीजिए। मैं एमओटी पढ़ा रहा हूँ, तुम हाइब्रिडाइजेशन बार बार एक ही चीज तुम समझो ना, ये पहले अगर जो समझ में आता है तो ना ये समझ में आएगा ना हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा। चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब सुनो, अब सुनो, N2 का भी करके दिखा दूं क्या? एग्जाम में आता है कि N2 का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो 14 इलेक्ट्रॉन लो, इसको भी कर देते हैं। क्लास 5 से 10 मिनट एक्सटेंड होगा, तो कोई कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, जो छोड़ के जाएगा उसका छूट जाएगा। क्लास 5 से 10 मिनट एक्सटेंड करेगा, आप साफ शांति से चुपचाप देखते रहना, इमोटिव खत्म करो और फिर जाओ घर, वरना फिर खत्म हो जाएगा आपका, छूट जाएगा। फिर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, पहले फॉर्मूला लिख लो। हम कुछ करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, फॉर्मूला पहले तुम बार बार लिखो, याद हो जाएगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s,
फिर आएगा पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। जब मैं लिख रहा हूँ तुम अपने घर पे बोलते रहो, बार बार बोलो बोलो जब मैं लिख रहा हूँ तो पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। फिर सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड। यही था। अब 14 इलेक्ट्रॉन है, भरो। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन जाएगा। और यहाँ पे आके 2 14। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 था तो सबसे पहला चीज तुम तो फटाक से बोल दो कि डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा, यानी कि N2 इज डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, बोर्ड में आएगा कि वाई N2 इज डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर, तो ये तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और बताओगे कि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड hence N2 is diamagnetic in character। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनो। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो 4 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे अपॉन 2, तो 10 माइनस 4 का 6 अपॉन 2 3। 3 इसका होगा बॉन्ड ऑर्डर, 3 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं देख लो पहले, मैं जान के क्यों लिया हूँ ये। N2 में तुम्हारा होता है 14 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड कर दो, प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर दो, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा N2 माइनस, यानी कि अब हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इसमें कौन सा करें, 14 इलेक्ट्रॉन वाला करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे कि 15 इलेक्ट्रॉन वाला लगाएंगे? तो ध्यान से सुन लो, 14 इलेक्ट्रॉन वाला ही लगाओगे। क्यों? क्योंकि N2 माइनस बना किससे है? N2 से ना, तो N2 वाला फॉर्मूला लगेगा। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। अगर यहां तक बात समझ में आता है, यहां तक अगर बात समझ में आता है तो आ जाओ अब अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला पे अगर तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हारा 15 से ज्यादा है या उसके बराबर है एंड 20 से कम है तो क्या करेंगे? 15 से ज्यादा और 20 से कम तो देखो क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक एकदम बात सही होती है। इसके पहले वाले में पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई था ना, वो ना होके यहाँ पे पहले आ जाता है सिग्मा टू पी जेड। बस यही एक डिफरेंस है, पहले आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड और उसके बाद पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, और फिर पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, एंड फिर लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी जेड। देखो पहले वाला फॉर्मूला देखो, देखो जरा गौर से, पहले दिख रहा है क्या? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। यहाँ पे पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई है और फिर सिग्मा टू पी जेड आता है। बाकी सब चीज वैसे ही रहेगा 15 से ज्यादा वाले में। सिग्मा टू पी जेड केवल पहले आ जाएगा, सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाएगा। इतना बात को आप ध्यान में रखना, बस यही है। अगर इतना समझ में आता है ना तो एक एग्जाम्पल और, O2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखो फिर से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। 16 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, गड़बड़ मत कर देना। फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स को भर दो, 16 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अब 16 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो ये मत कर देना कि 2px में 2 देना, दोनों का एनर्जी बराबर है तो इक्वल इक्वल आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, जान के O2 ले लिए। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वाई O2 इज डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आए हैं क्या? अनपेयर्ड है, इसीलिए O2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एग्जाम में ये पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो क्या? बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 तो बॉन्डिंग है, तो जो बचेगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा, -6/2, 10 - 6 4/2, 2। ये तुम्हारा हो गया बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, ए अप्रिशिएट करो एक चीज को, हमने बोला था ना कि बॉन्ड ऑर्डर आता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, याद है क्या? O डबल बॉन्ड O, मैंने बोला था ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर में।
देखो आ गया यहीं से, बॉन्ड ऑर्डर 2 है यानी कि डबल बॉन्ड बने। चैट बॉक्स ओपन, फटाफट बताओ चीजें समझ में आई क्या, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया क्या? बस यही है, कुछ और कर ले। एक ट्रिक बता दे क्या, ट्रिक बता दे, कुछ याद करने वाला चीज, एक ट्रिक बता दूं वरना वो छूट जाएगा फिर। अब इतना देर तक बैठे हो, ठीक कहाँ से आया ये मोहम्मद नफीस? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या है, दो, दो चार, और यहाँ पे दो को छह। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना आंख और कान और दिमाग तीनों खोल के बैठा करो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 10 था, एंटी बॉन्डिंग में 6 होगा। ऐसे मत क्या करो यार। एक 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 होमवर्क लिखो पहले और फिर हम आपको एक ट्रिक बता देंगे। एक होमवर्क लिखो और फिर एक ट्रिक देखो। पहले होमवर्क क्या, बहुत छोटा सा है कि O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस, इसका क्या क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कि क्या होगा। फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे कि क्या होगा। और फिर मैग्नेटिक नेचर लेके आएंगे कि क्या होगा। अगर इतना हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी अभी निकाल लेना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ये इतना सारा चीज कर लेना, ये इतना सारा चीज याद कर लेना, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक बता दूं क्या, बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक बता दूं क्या? फटाफट पहले चैट बॉक्स में बताओगे तब बताएंगे वरना नहीं बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक बता दूं क्या, याद रहेगा? चलो, जब इतना बोल दिए हो कि हाँ सर बता दीजिए, तो लो। ट्रिक क्या है बच्चे, ये लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 से लेके 18 तक का, 10 से लेके 18 तक है, 10 से लेके 18 तक है। आपको एक चीज याद रखना है, अब गौर से ध्यान दो। आपका नजर रहेगा 14 पे, एक तेरा ध्यान किधर है, सबका नजर 14 पे रहेगा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 14 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अगर ये याद है तो फिर तुमको ऊपर जैसे ही बढ़ोगे तो आधा आधा घटाते जाना है, आधा घटाते जाना है, यानी कि 13 का हो जाएगा 2.5। मतलब अगर जहां पे 13 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। 12 का हो जाएगा 2, 11 का हो जाएगा 1.5, 10 का हो जाएगा 1। एक चीज ये है बीच का खेल। अब 15-16 में क्या होता है सर, यहाँ भी वही है। 14 का 3 तो 15 का होगा 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1। मतलब 14 बीच का है। 14 से तुम ऊपर जाओगे 10 इलेक्ट्रॉन तक तो घटते जाएगा, और 14 के बाद भी आते जाओगे 18 तक तो भी घटते जाएगा। तो 14 जितना भी होगा, जैसे N2, सर कैसे हुआ, N2 देखो, कहाँ के N2 दिख रहा है क्या, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये देखो ना N2 का मैंने कैलकुलेट किया था ना, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 14 इलेक्ट्रॉन था ना N2 में। N2 में जैसे ही जहां 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अब इसके तुम ऊपर जाते जाओ, 14 से लेके 10 तक बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटाते जाओ, वहां से लेके 18 तक बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटाते जाओ। बोलो, बस इतनी सी बात है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये बोल ही नहीं रहा है सब, बोल ही नहीं रहा है, तो याद रहेगा ना ये याद रखना ट्रिक। 14 याद रखना है, 14 का होता है 3, 14 का होता है 3। उसके बाद जैसे ही ऊपर जाओगे तो 0.5 घटेगा, नीचे भी आओगे तो 0.5 घटेगा। एक एग्जाम्पल तुमको करके बताएं, जैसे कि मान लो कोई तुमसे पूछे कि CO का बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। CO, ये तुम्हारा क्या है, बोर्ड में नहीं पढ़ना है, बोर्ड में नहीं पढ़ना है CO वगैरह, मतलब मल्टी स्पेसिस वाले नहीं पढ़ने हैं। अरे टाइम हमको पता है, हो गया, नेहा पता है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नया बैच में रहे, लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम परेशान हो रही हो। कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, 8 14, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर होगा 3।
कोई तुमसे पूछे CN- का बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो कार्बन का कितना है 6, नाइट्रोजन का 7 और एक माइनस का इलेक्ट्रॉन, तो 7 6 13, एक 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। जैसे मैंने पूछा था कि O2 2 माइनस ऑक्सीजन का था 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ऐसा ही आता है। फॉर्मूला याद करने का बार बार बोलो, याद हो जाएगा। फॉर्मूला बार बार बोलो, याद हो जाएगा। एक चीज करानी थी, हाँ अनुष्का, मेरे को अंशिका याद आ गया कि वो चीज करानी है, बट हम लोग आज नहीं करेंगे। जब हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब फिर से पढ़ेंगे ना, तब वहां पे इन डिटेल करेंगे। बस इतना क्लिक कर लो, N2 मॉलिक्यूल को दिखा दो। अगला क्लास है डाउट सेशन, जिसको कोई डाउट होगा वही ज्वाइन कीजिएगा, जब डाउट नहीं होगा तो क्यों ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो आज की कहानी हमारी यहीं तक। आज की कहानी हमारी यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में अब डर नहीं लगेगा, अब डर नहीं लगेगा। बॉन्ड लेंथ, ए बच्चे, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर, उतना ही कम होगा बॉन्ड लेंथ। बस इतना याद रखो। तो आज की हमारी, इसमें क्वेश्चंस भी है, देखना बच्चे, जो आपको जाएगा ना, दिख रहा है क्या, बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसमें से क्या होगा, ये सब तुम लोग फटाफट बता दोगे। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग कर लेना, आपके लिए दे रखा है। मैंने पूरा थियरी आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, सारा क्वेश्चन तुम खुद से कर लो। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। काजल, व्हेन आई एम हियर देन व्हाई यू फियर, जब हम हैं तो क्या फिर गम है तुम्हें। कहाँ मिलेगा ये PDF, तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में। चलो फिर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। एग्जाम के लिए जितने लोग बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, खूब बढ़िया से देना, खूब बढ़िया से देना, मन लगा के, बिना फिकर के। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। एकदम बेफिक्र होके दो एग्जाम, अच्छा ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। एक टीचर है, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि क्यों, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्यों डरना है कि क्या होगा जिंदगी में, कुछ नहीं होगा तो जरूर एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।